हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में, स्तूप की संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, खोज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तूप, स्तूपास की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध जी जो हैं उनके अवशेषों को कुछ पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा जो भी उनके अवशेष हैं उन अवशेषों को जिन जगहों पे गाड़ा गया और वहां पर रेलिंग बना दी गई थी। वहां रेलिंग बनाने के बाद उन जगहों को पवित्र माना जाने लगा जो चैत्य कहलाती थी। स्तूप जो है गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं इन उनकी अस्थियों को गाड़ दिया गया और फिर धीरे उसी जगह में ना टीले बना दिए गए जो कि स्तूप कहलाते हैं। स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो बौद्ध धर्म से पहले से ही है, बट क्योंकि अशोक के समय में गौतम बुद्ध जी के अवशेषों को 8 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया था, तो वहां पर जब स्तूप बने थे तो उन स्तूपों को गौतम बुद्ध के पवित्र स्थल के नाम से जाना जाने लगा। मतलब क्योंकि गौतम बुद्ध जी के अवशेष वहां पे गाड़े गए थे जिसकी वजह से वो पवित्र माने जाने लगे, तो वो स्तूप जो है उनके नाम से प्रसिद्ध होने लगे। और ये स्तूप जो है पहले क्या था कि 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक के समय में इन स्तूपों को 8 पार्ट में डिवाइड करके गाड़ दिया गया था बस। पर दूसरी शताब्दी में जाके यहाँ पर भरूच, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पे स्तूप वगैरह बनाए जाने लगे। स्तूप बनाने के लिए क्योंकि ये पवित्र स्थल हैं और गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, तो इन जगहों को बनाने के लिए, स्तूपों को बनाने के लिए राजा, महाराजा, व्यापारी, शिल्पकार जितने भी लोग थे, आम जनता थी, उन सभी ने बहुत ज्यादा दान दिया। और जिन लोगों ने भी दान दिया, अभिलेखों में उन सभी का वर्णन किया गया है कि इन इन जगहों से हमें दान मिला और उनके नाम, सारी चीजें अभिलेखों में मेंशन की गई हैं। अब स्तूप के स्ट्रक्चर के ऊपर एक नजर मार लेते हैं कि स्तूप का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था। स्तूप जो थे वो गोलार्ध लिए हुए मिट्टी का टीला होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोलार्ध है, गोला बना हुआ है और मिट्टी के टीले हैं, मिट्टी से बनाया गया था इसको, तो इसलिए इसको अर्ध गोलार्ध मिट्टी का टीला कहा जाता है। अंड के ऊपर हर्मिका थी। जो ये अंडा सा बना हुआ है आप देख रहे हैं, अर्ध गोलार्ध जिसको बोला जाता है, ये जो बना हुआ है ये इसके ऊपर हर्मिका है। ये जो चकोर सी आपको नजर आ रही है इसको हर्मिका कहा जाता है। बालकनी सी जो है इसको हर्मिका बोला जाता है। अर्ध गोलार्ध के ऊपर ये होती थी। उसके बाद सांची और भरूच के जो भी स्टार्टिंग में सबसे पहले सांची और भरूच के जो स्तूप बनाए गए थे, सबसे पहले ये स्तूप बने थे और ये पूरी तरीके से पत्थर से बनाए गए थे। उनके ऊपर किसी तरीके की कोई भी डेकोरेशन, नक्काशी वगैरह, मूर्ति कला जैसी चीजें जो भी था वो नहीं किया गया था। ये सिंपल तरीके से बनाए गए थे, सिर्फ पत्थर से बनाए गए थे। किसी तरीके की कोई भी सजावट इन स्तूपों में नहीं थी। सांची और भरूच के जो स्तूप थे स्टार्टिंग के, उसके बाद सांची की संरचना, सॉरी, स्तूप की संरचना जो है बाद में जटिल, चौकोर तथा गोल आकारों में संतुलन बैठाया जाने लगा। जब आप ये नीचे का हिस्सा देखेंगे, ये नीचे का हिस्सा जो है वो कहीं चौकोर है और उसके ऊपर इस अर्ध गोले को टिकाना काफी मुश्किल था। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये जो संरचना है इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा जटिल होता गया, क्योंकि बाद में इनके ऊपर नक्काशी भी की जाने लगी। छोटे छोटे स्टोरी, मूर्ति कला के थ्रू छोटी छोटी स्टोरीज को भी दिखाया जाने लगा। और छज्जे जैसा ढांचा, देवताओं के घर का प्रतीक, ये जो छज्जे जैसा ढांचा आप देख रहे हैं, ये जो 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 पार्ट है ये ऊपर से देखने से ही क्लियर हो जाता है कि ये किसी देवी देवता के घर है। मतलब ये कोई पवित्र स्थान है, ये लोगों का रहने की जगह नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेटेड कोई पवित्र जगह है। इन स्तूपों में पत्थर की वेदिकाएं व तोरण द्वार बने गए हैं। पत्थर की वेदिकाएं जैसे आप देख सकते हैं, ये जो रेलिंग बनाई गई है, ये जो चीजें हैं ये सारी पत्थर की बनाई गई हैं। ये इसको वेदिका कहा जाता है। ये जो चीज है रेलिंग को वेदिका कहा जाता है, ये पत्थर की बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पत्थर की जो वेदिकाएं बनाई गई हैं, ये वेदिकाएं जो हैं पत्थर की, ये बांस जैसे कि कोई
रेलिंग वगैरह हम बना देते ना, बाउंड्री किसी भी जगह को कवर करने के लिए, अपने घर को कवर करने के लिए, अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को, खेत खलिहान को भी कवर करने के लिए हम लोग बाउंड्री बना देते हैं। तो ये जो है वो इसी तरीके से ये बाउंड्री बनाई गई थी चारों तरफ इसके। और इसके बाद तोरण द्वार की हम बात करते हैं। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर नक्काशी। स्टार्टिंग के जो स्तूप हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है ये तोरण द्वार है, ये एंट्री पॉइंट है। चारों डायरेक्शंस में बनाए गए थे, ये चारों दिशाओं में थे ये एंट्री पॉइंट। स्टार्टिंग में इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी नक्काशी, किसी भी तरीके की कोई सजावट नहीं थी, बट बाद में धीरे धीरे इनके ऊपर सजावट वगैरह की जाने लगी मूर्तियों के थ्रू। कोई ना कोई छोटी छोटी जैसे जातक कथाएं होती हैं, कुछ छोटी छोटी लोक परंपराएं, छोटी छोटी स्टोरीज होती है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज को इसके अंदर दिखाया जाने लगा, मूर्तियों के थ्रू दिखाया जाने लगा। उपासक जो भी हैं, जो भी पूजा करने वाले लोग हैं, वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश कर टीले के दाईं ओर दक्षिणी पार्ट में रहते थे। मतलब यहाँ से अगर एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करके राइट साइड में ही रहते थे, इधर की तरफ ही किनारे में ही रहेंगे और चारों सर्कल मोड में चारों मतलब चारों घूमते हुए चारों दिशाओं में आएंगे, पूरा सर्कल कवर करेंगे और उसके बाद आके एक जगह पे रुक जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, बाद में स्तूप टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी होने लगी थी। बाद में स्तूपों पर भी ये जो अर्धगोलाकार है, यहाँ पे भी नक्काशी की जाने लगी। ये जो द्वार बनाए गए हैं, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे भी नक्काशी की जाने लगी। तो बाद में ये जो चीजें हैं, इनको सजावट के थ्रू अच्छा दिखाया जाने लगा और सुंदर लगने लगी ये चीजें। स्तूप के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से ध्यान से अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमने पीछे चीजें करी हैं। अब एक बार इसके थ्रू हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये जो बना हुआ है, ये प्रवेश द्वार है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से लोग आते थे और पूजा पाठ मतलब एंटर करते थे स्तूप के अंदर। पहले क्या होता था, सांची और अमरावती के जो स्तूप थे, सांची और भरूच के जो स्तूप थे, सबसे पहले बनाए गए थे और सिंपल तरीके से बनाए गए थे, तो किसी तरीके की कोई भी नक्काशी इनके ऊपर नहीं की गई थी। बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोरण द्वार के ऊपर भी सजावट की गई है और ये जो हिस्सा है, ये जो है ये रेलिंग है, इसको वेदिका कहा जाता है। इसको चारों तरफ से स्तूप को, ये बाउंड्री है, स्तूप को चारों तरफ से रेलिंग से घेरा गया है इसको, ताकि कहीं पे भी कोई भी जगह होगी, कोई भी मंदिर होगा, वहां पे भी रेलिंग बनी हुई होती है किसी भी जगह में, उसको कवर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। उसके बाद ही इस हिस्से की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये अर्धगोलाकार जो है, इसको अंड कहा जाता है, जो कि क्लियर ये चीज दिखाता है कि ये स्तूप है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। उसके बाद इसके ऊपरी हिस्से की बात करें, ये जो चौकोर हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हर्मिका कहा जाता है, बालकनी टाइप का जो है, यहाँ से ऊपर से खड़े होके देख भी सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो 3 छत्र अम्ब्रेला की तरह आपको नजर आ रहे हैं, इनको छत्र कहा जाता है। और इस छत्र को सहारा देने के लिए यष्टि, एक मस्तूल, एक स्टिक टाइप की निकली हुई है, जिसके सपोर्ट पे ये 3 जो छत्र हैं, अम्ब्रेला सी जो इमेज वो बनी हुई है, इसके ऊपर टिके हुए हैं। और ये तीनों जो अम्ब्रेला टाइप के जो छत्र हैं, ये किसी ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनका प्रतीक है। पहली जो है वो बुद्ध का प्रतीक है, और जो दूसरी है वो धर्मा का प्रतीक है, मतलब बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो भी एजुकेशन थी, उनका प्रतीक है। और ये जो लास्ट है, थर्ड वन, जो थर्ड है, ये संघ का प्रतीक है, मतलब कम्युनिटी का प्रतीक है। जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, संघ में गए थे, बुद्ध समुदाय का बुद्ध धर्म का जो हिस्सा बने थे, ठीक है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों के लिए है, ये समुदाय को दर्शाता है। अब स्तूप की डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्तूप की डिस्कवरिंग, स्तूपास की अगर हम बात करते हैं, स्तूप की जो खोज है वो किस तरीके से हुई थी। अमरावती और सांची की नियति, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, अमरावती का जो स्तूप था वो पहले बना, बाद में था, बट इसकी खोज जो है वो पहले हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसको सुरक्षित नहीं रखा गया। सांची का स्तूप बन पहले गया था, पर क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी, तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित बच गया।
तो पहले प्रत्येक कोई ना कोई जो भी स्तूप होता है वो किसी ना किसी पर्पज से बनाया जाता है, वो धर्म से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण इमारत होती है, जिसकी वजह से हर स्तूप का अपना कोई ना कोई इतिहास होता है। अमरावती की खोज की अगर हम बात करें तो अमरावती की खोज जो है वो बहुत सडन हो गई थी, जिसकी वजह से लोग इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। तो इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। 1796 में वहां एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे, वहीं जहां अमरावती है आंध्र प्रदेश में, मंदिर बनाना चाहते थे राजा वहां पे, बट क्योंकि मंदिरों के लिए उनको ईंटों की जरूरत थी, तो उन्हें ये अमरावती का स्तूप नजर आया और उन्होंने जाके इस स्तूप, क्योंकि उनके महत्व को पता ही नहीं था, ये अमरावती का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। तो इसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से उसकी जो भी ईंटें वगैरह हैं, जो भी मूर्तियां वगैरह जितनी जो भी अच्छी लगी, ये सारे के सारे उठाकर ले गए और मंदिर का निर्माण कर दिया। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं कॉलिन मैकेंजी, वो भी आए थे। उन्हें अमरावती के स्तूप के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया था, बट क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है, उन्होंने अमरावती के स्तूप के बारे में जो भी चीजें बताई उसके बारे में उनकी जो रिपोर्ट है वो छपी नहीं पाई कभी भी, जिसकी वजह से लोग अमरावती के इम्पोर्टेंस को जान नहीं पाए। इसके बाद फिर 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने अमरावती की यात्रा करी, तब जाके उन्हें पता चला कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इस दिशा में अमरावती को बचाने की तरफ कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं, स्तूप की खोज आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। अमरावती के महत्व व बोधों का विशाल शानदार स्तूप। अमरावती के साथ जो हुआ, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाया, तो उसकी वजह से वो स्तूप पूरी तरीके से, उसकी जो मूर्तियां थी, जो भी ईंटें वगैरह, जो भी द्वार थे, एंट्री पॉइंट थे, वो सारे के सारे लोग उठाकर लेकर चले गए थे। अमरावती को तो सुरक्षित नहीं किया जा सका, बट इसके बाद जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए थे, मतलब सांची की जो खोज हुई थी वो बाद में हो गई थी, तो जितने भी अधिकारी आए थे उन्होंने इसके महत्व को समझा। और स्पेशली जब सांची की खोज हुई थी तो वहां की जो बेगम है शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को समझा और इसको बचाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसके बाद पुरातात्विक जो है एच कोल ने प्राचीन ऐतिहासिक कलाकृति के महत्व को समझा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल, जब सांची के बारे में इन्हें पता चला, इन्होंने सांची की खोज करी, तो इसके इम्पोर्टेंस को समझ गए और इस चीज को, इस इमारत को संभाल कर रखने की इन्होंने पेशकश की लोगों को। सांची की जो खोज है 1818 में हुई थी, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वो, और क्योंकि सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम जो हैं उन्होंने भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस स्तूप को बचाए रखने के लिए, दान भी दिया था, जितना भी पॉसिबल हुआ उनसे उन्होंने इसको संभाल के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या जो भी राजा महाराजा इनके एंट्री पॉइंट्स को, जो भी प्रवेश तोरण द्वार हैं, उनको लेकर जाना चाहते थे, जो भी मूर्तियां वगैरह हैं उसे यूरोप लेकर जाना चाहते थे, उन्होंने इनको ले जाने से, ओरिजिनल को ले जाने से मना कर दिया और इनकी एक कॉपी जो भी है प्लास्टर प्रतिकृति वो दे दी, ताकि ओरिजिनल जो भी मूर्तियां हैं, जो भी प्रवेश द्वार है वो वहां पर सुरक्षित रहें, और उसकी एक कॉपी उनको प्लास्टर, जिसको प्लास्टर कॉपी जो है प्रतिकृतियां, उनको देकर सेटिस्फाई कर दिया, ताकि वो अपने यूरोपियन जो है अपने म्यूजियम संग्रहालय में ले जाके उसको रखें। और इस तरीके से जो सांची का स्तूप है वो बचा रह गया, और बाकी जो भी अमरावती का स्तूप है वो बुरी तरीके से, क्योंकि इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं था, तो वो नष्ट हो गया। तो आज की वीडियो जो है यही खत्म होती है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।